सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से मैं हूं सैयद रजी और मेरे साथ मौजूद हैं वरीशा जुल्फिकार। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का अहम तरीन दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। बड़ा दिन है, बड़ी बैठक है, बड़ी कानून साजी की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन आप इस वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का आज अहम तरीन दिन है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। अब बस कुछ ही देर बाकी है जिसमें हुकूमत एक साथ 29 बिल पेश करने जा रही है, जिनमें सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने के बिल है। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में वोटर्स फहरिस्तों का इख्तियार नादरा को देने और कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ नजर सानी बिल भी एजेंडा का हिस्सा है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के मरदमशुमारी से मुतालिक फैसले को खत्म करने का रेफरेंस भी एजेंडा पर मौजूद है। ताहम नैब तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत पार्लियामेंट से एक साथ इन तमाम बिल्स को पास कराने में कामयाब हो पाएगी। इस पार्लियामेंट में नंबर गेम क्या है और कौन कौन से दीगर अहम बिल्स हैं जो कि आज मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पहले इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। आपको अपडेट है, आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक अहम दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। आज पार्लियामान में 29 बिल पेश किए जाएंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमर हयात। आगाह कीजिएगा, 12 बजे मुश्तरका इजलास का आगाज हो जाएगा। इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, इस वक्त जो सूरत हाल है उस में यकीनी तौर पर ये हम कह सकते हैं कि हुकूमत अपने नंबर जो है वो पूरे करने में लगी हुई है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इत्तेहादियों का है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ अपोजिशन ने भी कमर कस ली है। जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ और उनके साथ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की भी एक आम मुलाकात हुई है इस इजलास से कबल और एक हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से जो है वो जो मेजर जो बिल है वो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, जिसमें EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस हवाले से जो है आज वोटिंग का अमल होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक है उस हवाले से भी आज कानून साजी होगी। तो ये मुश्तरका इजलास जो हमने देखा है इससे कबल भी हुकूमत की जानिब से बुलाया गया था, लेकिन इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुकूमत को मुश्तरका इजलास की तारीख़ बदलनी पड़ी और उसके बाद हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। MQM और काफ लीग जो है वो उनकी जानिब से ख़ासी रेजिस्टेंस जो है वो हुकूमत को जो है सामना हुकूमत को करना पड़ा रेजिस्टेंस का। और अब हम ये देख रहे हैं कि काफ लीग को भी हुकूमत का ये दावा है कि मना लिया गया है, MQM को भी मना लिया गया है। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आज 12 बजे जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होगा और उसमें जो है वो ये बिल्स जिन बिल्स पर हुकूमत ये चाहती है कि कानून साजी हो वो बिल जो है वो आज के पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। हुकूमत को एक अददी अक्सरियत वाज़ेह तौर पर हासिल है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन को उस तरह अददी अक्सरियत हासिल नहीं है। लेकिन ओपोजिशन का भी ये दावा है कि उनके नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन हमारे जब ज़राए से बात हुई है, ज़राए के मुताबिक ओपोजिशन के जो है वो 5 से 6 अरकान आज गैर हाजिर होंगे और ये एक बड़ी खबर है कि ओपोजिशन अपने नंबर्स इस वक्त पूरे करने में लगी हुई है और ओपोजिशन के नंबर्स जो हैं वो अपने पूरे होने मुश्किल होंगे। जी ठीक है उमर, ये बताइएगा कि वो कौन से अरकान हैं, क्या कोई नाम सामने आ रहे हैं जो गैर हाजिर होंगे आज ओपोजिशन की जानिब से? बिल्कुल जी, जो नाम है वो यकीनी तौर पर लेकिन जो उसको इस वक्त डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन 5 से 6 अरकान ऐसे हैं कि जो अपोजिशन की जानिब से आज के इजलास में शरीक नहीं होंगे और उसमें एक रुकन जिनका ताल्लुक JUIF से है वो शरीक नहीं होंगे। लेकिन ये है कि आज हुकूमत जो है हुकूमत ने जो प्लानिंग की है, जो मनसूबाबंदी की है कि बिल्स को जो है वो स्मूथली आज के मुश्तरका का इजलास से मंजूर करवाया जाए और हुकूमत उसमें हमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी
ठीक है, एक जानिब हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन का ये दावा कि आज कोई वो सरप्राइज़ बड़ा देने जा रहे हैं। 12 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि साबिक जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काजी सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले काजी सलीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज ये जो बिल्स पास होने जा रहे हैं, हमने ये देखा कि अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी इसकी मुखालिफत कर चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बिल पास हो जाने के बाद आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे ख्याल में वाज़ेह होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत इस तरह नहीं की कि EVM इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। शुरू में जब गवर्नमेंट ये कानून बना रही थी, जो मसवदा आया था उसमें उनके दो तरह के एतराज़ात थे। एक तो कुछ ऐसी दफ़ात थी कि जो बज़ाहिर आइन के ख़िलाफ़ थी, मसलन ये कि इंतखाबी फरिश्तों को बनाने का इख्तियार नादरा को देना, हालांकि आर्टिकल 219 में क्लियर लिखा हुआ है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो इसी तरह दूसरी चीज़ जो थी वो एक तो EVM का इस्तेमाल था और दूसरा ओवरसीज वोटिंग का। EVM के बारे में इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इसमें जल्दी न की जाए, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके पहले टेस्ट किया जाए मुख्तलिफ मौके पे और इसके बाद फाइनल जो सूरत हाल हो उसमें किया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बात सही है। अगर हम इंडिया में देखें तो उन्होंने EVM केरला स्टेट से शुरू की थी, जो हम सब जानते हैं कि IT के हवाले से एक बहुत बड़ा। ठीक है, काजी सलीम साहब से मैं सवाल करूं उससे कबल अपने नाज़रीन को एक अहम खबर देंगे। कौमी असम्बली का मुश्तरके इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। 12 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पहले से ही कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। अब इस वक्त की अहम तरीन खबर यह है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले शहबाज बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो भी पहुंच चुके हैं और अपोजिशन की जानिब से एक इजलास भी इस वक्त जारी है। और दूसरी जानिब अब ये बात भी सामने आ गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। अच्छा, काजी सलीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी काजी सलीम साहब, आप क्या समझते हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से EVM के हवाले से, उनको डेढ़ साल के वक्फे में ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत थोड़ा वक्फा है। असल में जब तक आप उसको बाकायदा टेस्टिंग नहीं करेंगे बड़े पैमाने पे, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं, इस्लामाबाद के और हैं, अवारान के और हैं, खैरपुर के और हैं, तो हर जगह आपने उसको टेस्ट करना है और देखना है कि ये किस हद तक मुफीद है। ये समझना कि ये कोई अमृतधारा है, सारे मसले हल हो जाएंगे, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये सही है कि टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेशन होती है, काम बेहतर होता है, एक्यूरेट भी हो सकता है और आसानी भी होती है, लेकिन उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी में अगर करेंगे तो उसके नतीजे शायद अच्छे ना हो। और ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है, इसका तल्लुक कौम से है, आइंदा नस्ल से है, तो इसको सोच समझ के करना चाहिए। EVM ज़रूर इस्तेमाल करें, दुनिया में कई मुल्कों में हो रही है, लेकिन ये भी देखें कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क यूरोप के उन्होंने EVM को छोड़ दिया है और दोबारा जो वो रवायती तरीके हैं वो इस्तेमाल करते हैं। 2014 में मुझे अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन देखने के इत्तेफाक वाशिंगटन शहर में एक पोलिंग स्टेशन पे मैंने देखा कि वक्त 2 सिस्टम चल रहे हैं। EVM भी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हो रही है, और एक तरफ छोटे छोटे केबिन बने जिसमें उम्र रसीदा शख्स या वो लोग जो टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं थे वो हाथ से टिक कर रहे हैं, बाद में उसको स्कैन करके ऐड कर दें। तो ये समझ लेना कि एकदम अगर हम आज शुरू कर दें और सारे जो हमारे 11-12 करोड़ EVM के इस्तेमाल पर एतराज़ नहीं है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। साथ ही मौजूद रहेगा सलीम साहब, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब से भी बात करेंगे। अजहर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर आज हुकूमत इन बिल्स को पास करवाने में कामयाब हो जाती है, खुसूसी तौर पर जब हम EVM की बात करते हैं, तो अपोजिशन के पास कानूनी रास्ता क्या है? क्या इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत थोड़ा वक्फा है। असल में जब तक आप उसको बाकायदा टेस्टिंग नहीं करेंगे बड़े पैमाने पे, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं, इस्लामाबाद के और हैं, अवारान के और हैं, तो हर जगह आपने उसको टेस्ट करना है और देखना है कि ये किस हद तक मुफीद है। ये सही है कि टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेशन होती है, काम बेहतर होता है, एक्यूरेट भी हो सकता है और आसानी भी होती है, लेकिन उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी में अगर करेंगे तो उसके नतीजे शायद अच्छे ना हो। और ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है, इसका तल्लुक कौम से है, आइंदा नस्ल से है। तो ये समझ लेना कि एक दम अगर हम आज शुरू कर दें और सारे जो हमारे
देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर समझनी है कि हमारे यहाँ 3 ऑर्गन है बेसिकली, एग्जेक्टिव, मुकन्ना जो ये काम करने जा रही है, तीसरी है अदलिया जिसने कानून या आइन की तशरीह करनी होती है। यहाँ जहां तक है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं आइन के आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन 222 आर्टिकल जो उसके बाद आता है वो इसके लिए कानून साजी करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामान को देता है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान ने आपके सामने इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया हुआ है। उस इलेक्शन एक्ट 2017 में कोई तरामीम होनी है और उस तरामीम का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही। इलेक्शन कमीशन को आइन साज कानून साज इदारा नहीं है, इलेक्शन कराने हैं, साफ शफाफ कराने हैं, उसकी जिम्मेदारी है और एडिशन करना है। जहां तक कानून साजी की बात है, कानून साजी के हवाले से अगर आपको थोड़ा सा अगर याद हो, जब सेनेट के इलेक्शन आए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रेफरेंस गया, रेफरेंस 1 ऑफ 2020, जो सेनेट के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आप यूज करें। बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया और हमने देख लिया कि सेनेट के इलेक्शन में किस तरह धांधली, सेनेट का एक छोटा सा इलेक्शन था और उसमें धांधली आप लोगों के सामने आ गई, पिटीशन चल रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी सीटें ना होने के बावजूद जीत गई, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अब बात समझने वाली है कि उसका तरीका कार क्या होगा, यानी अगर नादरा करता है, नादरा सेशन का उसके पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जान के पीछे इसलिए हटना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक बहुत बड़ा इदारा समझता है, वो अपने इख्तियारात कम होने नहीं देना चाहता। जहां तक मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमीशन ये तो आजकल आए हैं, वहां जो स्टाफ नीचे बैठा हुआ है बुनियादी तौर पर उस स्टाफ के लिए वो स्टाफ अपने इख्तियारात कम नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम मिसाल के तौर पर अगर टेस्ट ही करना है, पहले कानून साजी बनाने का इख्तियार पार्लियामान के पास है, पार्लियामान पहले कानून साजी बनाए। अब उस कानून साजी के बाद जो अगर है वो रूल्स बन सकते हैं कि वोटिंग कैसे होनी है, जहाँ उम्र सीधा लोग होंगे, आप चलाना चाहते हैं। मिसाल हमारे बाहर के जब इलेक्शन होते हैं वो भी ईवीएम के तर्ज पे होते हैं, हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकल वोट कास्ट करते हैं, लेकिन साथ एक पर्ची भी निकलती है, उस पर्ची को हम अलहदा डालते हैं, यानी अलहदा एक कैबिन बॉक्स में डालते हैं। वो बैठकर अगर किसी को इतराज होगा तो कल वो वोट जो है ना वो बाकायदा उस तरह गिने भी जा सकते हैं, मैनुअली भी गिने जा सकते हैं। तो यहाँ ये जो हम इलेक्शन कमीशन जो बिला वजह के एतराज़ात, यकीनन उनके पास एतराज़ात होंगे, वो एतराज़ात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जितने वो उनके पास ऑफिसर बैठे हैं या मेंबर्स बैठे हैं उनमें से तो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सपर्ट कोई नहीं है ना भाई। जहां तो आप कहें कि आपने बैठकर प्रैक्टिकली इस चीज को देख लिया है, अभी जैसे ही कानून साजी होगी, कानून साजी के बाद टेस्ट के तौर पर ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, 133 का इलेक्शन है, 206 का इलेक्शन है, तो उसके अंदर ये कानून साजी होती है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आपको सारा समझ आ जाएगा कौन सा मुश्किल काम है। मैनुअली जिसने डालना है मैनुअल भी रखे, जिसने इलेक्ट्रॉनिकल डालना है इलेक्ट्रॉनिकल डाले। मैं ये नहीं करा टोटल रिटर्न कर दे, और उसमें कोई अगर कमियां रह गई, कोताहियां रह गई हैं तो वो कानून साजी के लिए आपके पास पार्लियामान मौजूद है, किसी वक्त भी आप तरमीम कर सकते हैं। लेकिन ये बैठकर कहकर, और साथ दूसरा बड़ा अहम इशू है कि हम वोट का राइट देना चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, बहुत बड़ा जंग है और वो उन्होंने भी करना, वो जब तक कानून साजी नहीं होगी। और इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तान को वोट देने के हवाले से। तो ये भी सारी जो कानून साजी होनी है, अब कानून साजी आप सेव इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी आपके खुद बताया कि पहुंच चुके हुए, और मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली के अंदर इनके पास अगर अक्सरियत है तो सेनेट में आदती अक्सरियत उतनी पूरी नहीं है। कानून जब पास होना होता है वो पहले नेशनल असेंबली में अगर बिल आ गया, नेशनल असेंबली में पास करना है और उसके बाद फिर सेनेट में जाना है। अगर मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए, दोनों हाउस इकट्ठे बैठकर मेजोरिटी से, सादा अक्सरियत से अगर पास करते तो वो कानून बन जाएगा, उससे अलग किसी असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए जो बाकायदा उन्होंने अब इत्तेहादी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। और अगला जो सवाल आपका है कि ये कानून बन जाता है, अब कानून बनने कोई बुनियाद बनाकर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो कि ऑपरेशनल लॉ है, बोर्ड एंड मैनर तय होने हैं कि कल अगर मिसाल के तौर पर इसमें कोई धांधली आती है, हम इतने अरसे से धांधली का शोर डालते रहते हैं, हम अदालतों में जाते नहीं है, हम बाहर बैठे बड़ी शोर डालेंगे हम के धांधली होगी धांधली होगी। अब प्रैक्टिकली क्या होगा कि जैसे ये इन्फोर्स कर देंगे, एक्ट में तरामीम आ जाएंगी, जो तरामीम आ जाएंगी, तरामीम के बाद आप इलेक्शन करें और इलेक्शन के अंदर जो धांधली सामने आएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, और आप देखेंगे नहीं भी ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, फिर आप यकीनन कोर्टों में जाकर चैलेंज भी कर सकते हैं, अभी भी चैलेंज कर सकते हैं
कि अगर अपोजिशन चाहे इस कानून को चैलेंज करने के, लेकिन जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया होना है तो बड़ा मुश्किल, बड़ा ठीक है, ऑपोजिशन के पास ये हक होगा कि वो इस कानून को चैलेंज कर सकती है। अजहर साहब हमारे साथ रहिएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने के हक से मुतालिक भी पास होने का इम्कान है। इस अहम तरीन पेशरफ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह देख रहे हैं? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों से बोल न्यूज़ ने बात की है। उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ओवरसीज़ को ये वोट देने का हक दिलवाया है, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इस बात से बड़े खुश हैं। मेरा ये एक मानना है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ई वोटिंग का हक होना चाहिए। एज ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हम अप्रिशिएट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जो ओवरसीज़ को राइट टू वोट दिया जा रहा है। ओवरसीज़ जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आया तो ओवरसीज़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ओवरसीज़ पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट देने के लिए असेंबली से जो बिल पास होने जा रहा है वो बहुत ही खुशाइंद है और हकीकत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। जितने भी नुमाइंदगान हैं यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनको इनका हक मिलना चाहिए और यहाँ से ही MNA MPs जो हैं वो मुंतखब होने चाहिए ताकि अवाम के मसाइल का हल किया जाए। सर हम लोग तो इसी बात में एग्री है कि ओवरसीज़ को हक देना चाहिए, तभी कोई फायदा होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर नुमाइंदे भी उनके जो है ओवरसीज़ से चुने जाएं। ओवरसीज़ की जो वोटिंग है इसके लिए तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मेरा एक ये मुतालबा है बीइंग ओवरसीज़ के वोट देने के साथ साथ हमें सूबाई और कौमी असेंबली में नुमाइंदगी भी देनी चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनकी राय आपने सुनी। खुसूसी तौर पर अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी इस पर खासी खुश दिखाई दे रही है। क्या कहना है उन लोगों का, ये जान लेते हैं। नूरुल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल हसन बताइएगा क्या कहती है सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी? आज हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वोट के लिए जो बिल लाया जा रहा है, इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे हैं और जद्दा के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो है वो खुशी का जो है समाया और इस बात पर कम्युनिटी इस कदर खुश है कि जिसकी इंतहा मैं बयान नहीं कर सकता, जो मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा। कम्युनिटी का ये कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सालों बाद उनका हक दिया जा रहा है और इस हक के लिए जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से ही जो है वो नुमाइंदे मुंतखब किए जाएँ, जो ओवरसीज़ का वोट हो उससे ओवरसीज़ में से ही ऐसे लोग मुंतखब किए जाएँ जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में ओवरसीज़ की नुमाइंदगी कर सकें। मज़ीद इस हवाले से हमारी कम्युनिटी क्या कहती है आगे जानते हैं। जी बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये होना चाहिए, लेकिन ओवरसीज़ के जो नुमाइंदे हैं इधर से मुंतखब होने चाहिए क्योंकि ये जितने मामलात इधर से हल होंगे, पाकिस्तान से बैठ के जो सियासी हैं वो हमारे मामलात कैसे हल करेंगे। जी आपने जाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू के वो क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं पाकिस्तानी। और बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं काजी सलीम। काजी सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, बेहतर ये नहीं होता कि EVM का इस्तेमाल पहले ज़िमनी इलेक्शंस में कर लिया जाता, बाद में हम जो है वो इसको आम इंतखाबात के लिए इस्तेमाल करते? यही मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी यही कहा है कि जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे उसको जनरल इलेक्शन में नहीं ले जाना चाहिए। टेस्ट करने के लिए बेहतरीन तरीका बाई इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें भी हो सकता है, बशर्ते कि हमारे पास कानून साजी मुकम्मल हो, तरीक़ेकार उसका मुकम्मल हो और ये तय हो जाए कि कौन सी वोटिंग मशीन हमने इस्तेमाल करनी। ठीक है सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि ये आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं तो धांधली का शोर उठता है। अब जब EVM की बात हो रही है तो अपोजिशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। अगर हम ये मिक्स करके कोई इंतखाब करवाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने अमेरिका में इसकी मिसाल भी देखी है 2014 में, तो आपको लगता है ये इतना प्रैक्टिकल है, पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हैं कि ये मुमकिन हो पाएगा? देखें, ये जो सियासी मामलात में उसमें तो मैं कोई बहस नहीं कर सकता, ना मेरा कभी उससे कोई तल्लुक़ रहा है, लेकिन प्रोफेशनली मैं समझता हूँ इसको अच्छी तरह टेस्ट करना चाहिए। केनिया में ये हुआ कि उन्होंने बगैर टेस्टिंग इसको इस्तेमाल किया और जब आधा दिन गुजर गया तो सारा सिस्टम बैठ गया। इसलिए हमें इस तरफ जाने से पहले इत्मीनान कर लेना चाहिए कि जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही चल सकती है मुख्तलिफ हालात में, क्योंकि हमारे मौसमी हालात भी मुख्तलिफ होते हैं और बाकी जो सियासी और सकाफती मामलात हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह टेस्ट करने के बाद फिर इस्तेमाल करना चाहिए।
और टेस्टिंग के लिए मैदान हमारे पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले उसके लिए कानून साजी सिर्फ एक लाइन लिखने से ये इस्तेमाल नहीं हो। हमें देखना होगा कि ये किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन कौन से कानून में तरमीम की जरूरत है, कौन से नए रूल्स बनाने हैं, ये सारा काम पहले तय होना चाहिए। इसके बाद ही आप उसको टेस्टिंग करें। पहले तमाम तर चीज़ें जो है वो तय होनी चाहिए, फिर टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद आम इंतखाबात की जानिब बढ़ना चाहिए। अभी हाजी सलीम साहब, जैसे कि शिबली फराज कह रहे थे कि धांधली के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई कम रह जाते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो था वो पिछले इंतखाबात में वो बैठ गया था। हर दफ़ा जब इंतखाबात हुए तो कुछ ना कुछ अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट सामने आता है कि जिस पर आवाज़ उठाई जाती है। आप क्या समझते हैं, अगर EVM पर इंतखाबात होंगे तो क्या इख्तिलाफात सामने नहीं आएंगे? बात यह है कि जो इंतखाबी इस्लाहात है ये कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए। EVM पोलिंग डे पे इस्तेमाल होती है और उसका रिजल्ट से भी ताल्लुक बन जाता है। इस हद तक तो ये ठीक है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और इख्तिलाफात कम हो सकते हैं, बशर्ते कि सब इस पे इत्तेफाक करें कि EVM को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो प्री पोलिंग पीरियड है उसको भी देखना पड़ता है कि वहाँ सारे मामला दुरुस्त तरीके से कानून के मुताबिक चलते हैं या नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल बैठे और एक कम्प्रिहेंसिव इंतखाबी इस्लाहात लाएं जो इस वक्त की और कौम की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, आपको लगता है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो बैठेगी, जबकि हुकूमत की जानिब से कई बार जो है वो कोशिश की जाती रही है ऑपोजिशन को मनाने की कि इंतखाबी इस्लाहात पर बात की जाए, लेकिन ऑपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है, वो मान नहीं रही, क्या किया जाए? देखिए, एक बात तो बड़ी समझना जरूरी है। अपोजिशन जो है, जो अरसा दराज से 40-50 साल से हुकूमत करती आई है, एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में, उन्होंने अपने इलाकों के अंदर जाली वोट बनाए हुए। ये एडमिटेड बात है। ये आज कहा जाए मरे हुए लोगों के वोट पड़ना, ये सारी क्लैरिटी के साथ इशू है, इसमें कोई डाउट। दूसरे 133 का देख लें जिसमें 40,000 वोट एक हल्के से हटाकर दूसरे हल्के में इलेक्शन कमीशन ने डाल दी और इलेक्शन कमीशन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। एक तो ये क्लैरिटी का जेल में रख लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कई ऐसे इदारे हैं, सिंध के अंदर आपको कई ऐसे इलाके मिलेंगे जो कोर्ट और वहां पर जाली वोट बने हुए हैं। वहां अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाएंगे, अगर कोई जाली वोट डालना भी चाहे, आप अंगूठा लगाएंगे तो आप वोट डाल नहीं सकेंगे। तो एक तो बड़ा क्लैरिटी के साथ जालसाजी खत्म होगी थी। इसलिए आपकी जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो चाहे मजहबी जमातें हैं, वो कोई नहीं चाहता है। वो इसलिए नहीं चाहता है कि उन्होंने रिगिंग कर रही है और रिगिंग का ये बड़ा जबरदस्त सोफिस्टिकेटेड तरीका है। अब अगर हम उस तरह से आएंगे तो उससे वो तरीकाकार खत्म हो जाएगा और डर इसलिए वो तो ज़हन में रख लें कि वो तो कभी भी टेबल पे नहीं बैठेंगे। मेरी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्तों से बात हुई, उनमें मैं लाहौर के हवाले से बताता हूँ, लाहौर में कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने खुद बताया कि बड़े बड़े हल्कों में उन्होंने जाली वोट बनाकर रखे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने आज तक कभी कोशिश ही नहीं की कि कम से कम बैठकर उसको स्क्रूटनाइज ही कर दें। अब मुसीबत ये पड़नी है कि जैसे ही EVM आएगी, जब वोट जाली बाहर निकलेंगे तो इलेक्शन कमीशन की सवाबदी इख्तियारात पे बहुत बड़े सवालिया निशान उड़ेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन कभी चाहेगा ही नहीं कि ऐसे हालात बनाए। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, इसीलिए आईने पाकिस्तान 1973 ने एक तरीका का तय कर दिया कि पार्लियामेंट में जिसकी अददी अक्सरियत ज्यादा है वो कानून बनेगा और वो कानून का निफाज होगा। अगर किसी ने चैलेंज करना है कि बुनियादी हकूक से मुतसादम है या कुछ सेटल्ड प्रिंसिपल से मुतसादम है, तो वो अपनी जगह पर ये मामला को ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना, मुझे नहीं नजर आ रहा है, मुझे नजर ये आ रहा है कि सर नाज़रीन को ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी शुरू हो चुका है और इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक हैं। इजलास में पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जा रही है। बिल्कुल, अजहर सिद्दीक साहब से बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, जैसा कि उमर हयात बता रहे थे कि नवीद कमर साहब को डेंगू हो गया है और वो आज के इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। अब अगर नंबर गेम की बात की जाए तो वो तो इस वक्त हुकूमत के हक में दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी भी कुछ दोस्तों से बात हुई है, उमर हयात को 5-6 कह रहे हैं। मेरे पास जो एग्जैक्ट फिगर आ रही है वो 12 से 13 लोगों की आ रही है कि 12 से 13 वोट जो है ना उनके पास नहीं अवेलेबल होंगे और हो सकता है कि कुछ लोग वहां भी स्लिप हो जाएं, अपनी जगह पर मौजूद है। अब बुनियादी तौर पर आगे शुरू होना है इलेक्शन है
और इलेक्शनर के हवाले से इस दफा इमरान खान के नीचे लोगों ने भी गालबन वो स्ट्रेटेजी बदली है, उन्होंने उनके साथ मीटिंग्स की हैं और उन्हें किसी तरह की कोई यकीन दहानी, यानी इलेक्शनर, यानी मैं तो नहीं समझता इस तरह की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपको पता है इस जमहूरी निजाम का हिस्सा है, इन्होंने वहां भी मेहनत की है, इसलिए इमरान खान कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रहे हैं। और बजाहिर मुझे भी देखे ना बड़ा सिंपल सा है, और ये जो कार्ड भी खेला है ना, ये अपोजिशन की मुंह पर बहुत बड़ी चपेट है। यानी अगर वो एक बिल पास कराते हैं पहले नेशनल असेंबली से, उसके बाद फिर सेनेट में लेके जाते हैं, तो ये महीना 1.5 महीने का प्रोसेस था। उन्होंने एक इजलास पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका उन्होंने एडजर्न कराया और फिर बाकायदा इजलास का आज होना ही मकसूद इस बात का है कि सारे जो पेपर है, उनके जो कार्ड है वो उनके पास है, वो MKM की शक्ल में हो, वो अपना पीर पगाड़ा डेमोक्रेटिक अलायंस है उनके हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, और PTI के अपने भी जो नाराज लोग हैं उन पे भी रात के तक काफी काम होता रहा था, और उनको भी यकीन दहानियां कराई हैं कि ये काम सारा करने के बाद उनके मसाइल सुने जाएंगे, उनके कई मसाइल, यानी यहाँ अब वजह क्या है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आपको लगता है कि अभी तक हुकूमत ने सही तौर पर ऑपोजिशन को इंगेज किया था या नहीं किया था? क्योंकि कई बार कोशिश की गई और बताया यही गया हुकूमत की जानिब से कि हम ऑपोजिशन से मुज़ाकरात चाहते, लेकिन आपको लगता है कि कोई सही कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन से इस हवाले से बात करने की कि इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके इन तमाम बिल्स पर? देखिए, अपोजिशन की तरफ से 3 इश्यूज पर तो बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है, वो आप मीडिया चैनल्स पर भी देख रहे हैं, और जो भी इनके अपने लोग थे, वो चाहे शाह महमूद कुरैशी में या परवेज खटक या बाकी लोगों की शक्ल में मौजूद हो, उन्होंने बड़ा वादे तौर पर अपोजिशन ने कह दिया कि EVM पे वो कोई तैयार नहीं है ओवरसीज पाकिस्तान को वोट डालने के वाले। और अगली एक बात आपको बता दूं, बड़ा अहम इशू है। अभी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बात कह रहे हैं ना कि उनको बाकायदा इलेक्शन लड़ने की उनको इससे इलेक्शन एक्ट से इजाजत का इशू नहीं है, वो आर्टिकल 63(1)(c) के तहत तरमीम होनी, और वो 2/3 अक्सरियत चाहिए। याद रखिएगा, यानी हमारे नाज़रीन को भी पता चल सके कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट के हवाले से बात आनी है। जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, वो आइन का आर्टिकल 63(1)(c) रास्ते में रुकावट है। जब तक उसके अंदर तरमीम नहीं होगी, और आइन में अगर तरमीम करनी है तो फिर 2/3, और वो अपोजिशन की मर्जी के बगैर हो नहीं सकेगी 2/3 अक्सरियत के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ भी कोशिश की गई थी कि आप बैठकर, जो मेरी इत्तला है कि अपोजिशन के, कि आप इस पे आ जाए और ओवरसीज पाकिस्तान को वोट लड़ने का भी इलेक्शन भी दे दे, तो हम इस, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना कोल्ड शोल्डर ही रहा है। अपोजिशन को देखे इन हालात में वजह है कि रवायती पॉलिटिक्स से वो हिलना नहीं चाहते हैं। इमरान खान पे वजह है कि जो हमारा नौजवान तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो चाहता है इस मुल्क में चेंज आए और रवायती पॉलिटिक्स खत्म हो। तो पुरानी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो स्टेटस को की हामी है, वो नहीं चाहती कि ऐसे हालात और वाकयात बनाए जा सके जो इस मुल्क को आगे हो। असूली तौर पर यही होना चाहिए ना कि आप स्टेट्समैन के तौर पर, मिसाल का बड़े इशू आए, ये महंगाई का इशू आया, पेट्रोलियम का इशू आया, हम एक दूसरे को इल्जाम तराशी तो करते रहे, लेकिन किसी ने आकर ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब साथ ही मौजूद रहेगा। ई वोटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इस बारे में मैं काजी सलीम साहब से सवाल करना चाहूंगी। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का हक देने के हवाले से आज एजेंडा में एक बिल शामिल है, तो इस सिलसिले में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो सिस्टम है ये कितना काबिल एतमाद है? एक टेक्निकल चीज़ है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मसला 90s में रेज हुआ था, जब एक खातून ने जो पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इसको देखें क्या किया जा सकता। तब से इस पर बहुत गौर व फिक्र होता है। उस वक्त तो एक बड़ा मसला ये था, किसी वजारत या इदारे के पास बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का कोई डाटा नहीं था, लिहाजा वो नजर आता था कि वो काम नहीं हो सकता। अब इस हद तक सहूलत आ गई है कि नादरा के पास नाइको जो है उसकी तमाम तफसीलात मौजूद है, और कम अज कम हमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद के बारे में मालूम है कि वो कहाँ और कब से रह रहे हैं। लेकिन ये जो आई वोटिंग है, ये टेक्निकल चीज़ है, इसमें देखना होगा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी किस हद तक है और किस हद तक ये काबिल एतमाद है। मैं चूँकि एक नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, इसलिए इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। अच्छा काजी सलीम साहब, हल्का बंदियों के हवाले से भी बात हो रही थी कि ये हक जो है वो इलेक्शन कमीशन से लेकर जो है वो नादरा को दिए जाने के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हल्का बंदियों तो मेरा वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रहेगा, जो ये चाहते थे कि इलेक्टोरल रोल्स इंतखाबी फरिश्ते वो बनाने का काम नादरा के वाले किए थे। तो आइन में तो ये लिखा हुआ है, आइन में तरमीम होनी चाहिए
अगर आपने नादरा को देना तो पहले आइन में तरमीम जरूरी है। आइन में वाज़े लिखा हुआ है आर्टिकल 219 में कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में इंतखाबी फरिश्ते तैयार करना भी है। हल्का बंदी एक मुख्तलिफ अमल है, उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। GIS कई मुल्कों में इस्तेमाल होता है, हम भी चाहें तो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है और उससे काफ़ी बेहतर हल्का बंदी। लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से भी तो इख्तिलाफात सामने आते रहते हैं ना। हमने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए, दूसरी जमातों की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए गए। इनको कैसे ख़त्म किया जाए? एक बात तो ये कि हमारे एक सियासी कल्चर है कि हम उसी चीज़ को तस्लीम करते हैं जो हमारे हक में हो। मेरे हक में होगा तो मैं कहूँगा सब ठीक हो गया, इलेक्शन अच्छा हो गया, हल्का बंदी अच्छी हो। मेरे हक में नहीं होगा तो मैं शोर में चाहूँगा। ये तो एक हमारा सियासी कल्चर है, इसको आप समझते हैं। हल्का बंदियों में देखना ये है कि जो हल्का बंदी हुई है उन पर कितने एतराज़ात आए थे और कितने उनमें सही और दुरुस्त पाए गए। तो ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। गलती होती है, करते हैं। और आप ये समझ लें कि जो जेरिमैंडरिंग एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो अमेरिका से शुरू हुई, यानी वहाँ सबसे पहले ये हल्का बंदियाँ गलत की गई हैं, उसको एक एक्सेप्ट किया गया एक हद तक कि ये भी एक हिस्सा है हल्का बंदी का। जेरिमैंडरिंग रोकने के लिए इन्होंने अभी जो नए रूल्स बने हैं उसमें ये लिखा गया है कि किसी ज़िले की हल्का बंदी शुमाल से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर इस तरह हल्के बनाए जाएं तो फिर उस हल्का किसी खास शख्स के लिए मखसूस करना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल इतराज़ात तो होते रहेंगे। अगर आप GIS इस्तेमाल करें हो सकता है कि ये इतराज़ात खत्म हो। ठीक है, अज़हर सिद्दीक साहब ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है, ये रिवायत रही है कि ऑपोजिशन में अगर हैं तो हम EVM की बात कर रहे हैं। अगर आज ये कानून बन जाता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, तो आप ये समझते हैं कि आगे आने वाले इलेक्शंस में जो धांधली का शोर हम सुनते हैं वो सुनाई नहीं देगा, वो कुछ कम हो जाएगा? देखिए, 3 इश्यूज तो आपको ज़हन में रखने हैं। एक तो ये है कि हम जो कि फैटअप वगैरह की रिक्वायरमेंट, और हम जब आपको पता है आपका अकाउंट का डाटा, आपकी प्रॉपर्टीज का डाटा, वो सारा कंप्यूटराइज हो चुका, नादरा के एक्सेस में है। वोटिंग वाला मसला भी अगर नादरा के साथ आ जाएगा तो सारी चीजें कंपैटिबल आ जाएंगी। आपकी मुल्क की आगे जो आपको फायदे होने हैं वो एक अलग इशू है। लेकिन इससे कम से कम ये है कि आपके यहाँ जालसाजी का जो मैं समझ रहा हूँ, जो धांधली का जो है ना, मेरा अपना अंदाजा है कि 80%, 20% का फिर भी मैं मार्जिन दे रहा हूँ, 80% तक एलिगेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी। जब दूसरे शो डालते हैं कि जनाब अपना टारगेटेड आ गया, इलेक्शन प्लेट में रख के दे दिया, और ये सारी बातें ही होती रहती हैं। उसके बाद जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको साबित करना कि जालसाजी हुई है या नहीं हुई है। मैंने अगर वोट डाला है, मैं अगर कहता हूं कि जनाब मैंने अब इस स्टेज पे के ऊपर तो मैंने अगर वोट डाल दिया, मैं वेरीफाई नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जब इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाला होगा, मैंने कंफर्म करना होगा, तो उसी वक्त कंफर्म हो जाएगा वाकई मेरा वोट कास्ट हुआ है। और मेरा वोट कास्ट हुआ तो कहां कास्ट हुआ है। यानी अल्टीमेट अगर आप रिजल्ट देखें इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, कम से कम आने वाले दिनों में आपको एडवांटेज है। फिर सबसे बड़ी जो बात है कि हम बैलेट बॉक्स से डालते थे, वोटिंग करते थे, तो इसमें बैलेट बॉक्स वाला भी खत्म हो जाएगा प्रोसीजर। कि एक ई वोटिंग में एक बंदा जब बाहर कहीं बैठा हुआ है, अगर मुल्क से बाहर है, शहर से बाहर है, तो वो वहां से भी वोट कर सकेगा। तो अल्टीमेटली हमने एक प्रोसेस अपने ये भी एक छोटा कर देंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोझ खत्म होगा। तीसरा सबसे अहम जो इशू है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 करोड़ के 70 लाख से 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बैठे हैं, लेकिन वो सारे और उनकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के देखें वो इतनी जबरदस्त है, लेकिन वो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी इस मुल्क की भागदौड़ चलाने के हवाले से मुआशी तौर पर तो शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो बाकायदा शामिल हो सकेंगे, अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकेंगे, तो हम आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर राह की तरफ जा लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, उम्मीद तो सब यही कर रहे हैं कि बेहतर राह की जानिब जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी पढ़ी लिखी है कि वो इस मशीन का इस्तेमाल कर सकती है? अच्छा, मैं देखिए ना, आज आप पर देखिए, आपको पता है कि आईडी कार्ड जो है ना मैनुअल खत्म हो चुका है। यानी आपके इस आर्गुमेंट जो बनाते हैं ना, ये तो वैसे ही पॉलिसी है। आपका जो आईडी कार्ड है वो बाकायदा थंब इंप्रेशन के बगैर, बायोमेट्रिक के बगैर होता ही नहीं है। अब आईडी कार्ड पुराने मैनुअल खत्म हो गया हुआ है। जब आपने आईडी कार्ड अपना बनाते हुए जाकर थंब इंप्रेशन के तहत बना लिया है, फिर तो बात ही खत्म हो गया। यहाँ इशू ये नहीं है। हाँ, ये इशू जरूर है
कि कई इलाके में यानी ये कहा गया बिजली नहीं, ये पहली तो बात है ये बैटरी ऑपरेटेड हो रही है। अगर बैटरी ऑपरेटेड का आप जनरेटर रखने पड़ेंगे, कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ तक ये मसला है कि ये बड़ी आसानी से मैनेज हो सकेगा। और मैंने जैसे बात बताई है कि कानून साजी आज हो जाए, इसके बाकायदा इसका प्रोसेस मैनुअल वोटिंग कर रही है, किस तरह कर रही है, रूल्स बनाए जाए और उसके बाद टेस्ट केस के तौर पर, जैसे काजी साहब ने एक बात अच्छी कही है कि लोकल गवर्नमेंट के लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, हमने ये देखा कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर्स जो थे उनके मोबाइल फोन्स की बैटरी तक डेड हो गई थी, उनके राब्ते नहीं हो रहे थे और कई बार जो है वो इसकी निशानदही भी की गई। तो हम कैसे समझ लें कि इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी? अच्छा देखिए, ये दो तरह से बातें, बड़ी सिंपल सी बात है, दो तरह से है। एक तो इधर में रखे, जैसे मैंने ऑल्टरनेट बताया आपको कि आपने जनरेटर रखना है, आपने यूपीएस रखना है, आप बैकअप का सिस्टम को सारा आपने, वो तो इंटेंशनली रखा ना, अगर माना जाए रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से जो बातें आई है यहाँ पर। यानी ये एक तो इलाका वाइज मशीन होगी, वहां बैठ के होगी और इसका डाटा बैक एंड के ऊपर इलेक्शन कमीशन भी मेंटेन कर रहा होगा। यानी जैसे ही आप वोट डालेंगे एक वहां सेव हो गया और ऑटोमेटिकली आपका मेन जो सर्वर जान एक और अहम पॉइंट है वोटर्स टर्नआउट पर इसका कितना असर पड़ेगा। काजी सलीम साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले उमर हयात की जानिब जाएंगे। उमर, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि 7 से 8 अरकान हैं ऑपोजिशन के, जो हो सकता है कि आज इजलास का हिस्सा ना हो, जबकि अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं कि 12 से 13 अरकान गैर हाजिर होंगे। तो आपके पास इस वक्त क्या खबर है, क्या कोई नाम सामने आए हैं, कौन कौन है जो आज इजलास में नहीं आ रहा? बिल्कुल जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं सैयद नवीद कमर, वो इस वक्त लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, वो आज नहीं आ सकेंगे। और इसके साथ साथ अख्तर मेंगल जो इस वक्त अब्रॉड हैं यानी बैरून मुल्क हैं, वो भी इस इजलास में होंगे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती जो अरकान हैं वो बीमारी के बावजूद और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भाई के इंतकाल के बावजूद जो है वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वो इजलास में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी हैं, वो अपनी व्हील चेयर पे इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बीमार हैं और वो इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पोजीशन के आज 5 से 6 अरकान जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं होंगे, जिनमें 2 नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन मज़ीद नाम जो है वो अब इजलास के दौरान ही सामने आएंगे कि कौन कौन से ऐसे अरकान हैं कि जो आज के इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 से 6 ऐसे अपोजिशन के अरकान हैं कि जो आज के इजलास में ठीक है नहीं। उमर हयात, अपोजिशन के हवाले से तो कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी सेनेटर फैसल सब्जारी के हवाले से कि वो जो है वो बैरून मुल्क हैं, इस हवाले से कुछ पता चल सका? देखिए, सेनेटर फैसल रजा आब्दी जो कि यकीनी तौर पर MQM का हिस्सा हैं और MQM के हुकूमत के साथ जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं और जिसकी वजह से आज MQM जो है वो हुकूमत को इस मामले पर सपोर्ट ज़रूर करेगी और हुकूमत के जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पर उसमें MQM एक बड़ा किरदार रखती है और MQM जो है वो शरीक होगी आज के इजलास में। और अब तक ये इत्तला मौसूल नहीं हुई कि जो फैसल जो है वो फैसल सब्ज़वारी जो है वो आज के इजलास में शरीक नहीं होंगे। जी अच्छा उमर, ये भी बताएगा शाइस्ता परवेज़ मलिक इद्दत के बाद आज के इजलास में शरीक होंगी, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस हवाले से उलमा से जो है वो फतवा लिया और ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जामे नईमिया से उन्होंने जो है फतवा लिया है और वो इद्दत के दौरान जो है वो आज के इजलास में शरीक होंगी और उस हवाले से उनको इस फतवे के तहत जो है वो शिरकत की उन्होंने जो इजाज़त तलब की थी उनको इजाज़त मिल चुकी है और वो आज के इजलास में शरीक होंगी। जी ठीक है, उमर हयात अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। आज का जो इजलास है वो खासा अहम तो है ही, लेकिन एक्साइटेड भी इस तरह से लग रहा है कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन अरकान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हम एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन अरकान का जो नंबर गेम है वो हमें कुछ कम दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें, इत्तेहादियों की बात करें, तो वो खासे लॉयल दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि उमर हयात ने भी हमें बताया कि जो अरकान बीमार हैं वो बीमारी के बावजूद भी इजलास का हिस्सा है। काजी सलीम साहब, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी वोटर टर्नआउट के हवाले से। अगर हम EVM का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी वजह के बिना पर
अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते, नहीं जा पाते अपने पोलिंग स्टेशन तक। तो आप क्या समझते हैं कि इससे वोटर्स का जो टर्न आउट है उसमें इजाफा होगा? देखिए, इसमें ईवीएम से तो उसका बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, ये तो एक सियासी शऊर की बात है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ईवीएम में बायोमेट्रिक होगा, यानी आपका जो अंगूठा है उसके निशान की वेरिफिकेशन होगी, तब आप वोट डाल सकें। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये देखें कुछ ऐसे लोग, जैसे मेरे अंगूठे का निशान आप वेरीफाइबल नहीं है, बहुत सारे मेरी उम्र के लोगों के भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिस्मानी मशक्क़त हाथ से करते हैं उनके भी निशान मिट जाते हैं। उनके लिए भी हमें कोई तरीक़ेकार तय करना ज़रूरी हो, वरना वो अपना वोट देने के हक़ से महरूम हो जाए। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इंतखाबी फरिश्ते हैं, इंतखाबी फरिश्ते इलेक्शन कमीशन ने नादरा के ताउन से बनाई है। नादरा ने कंप्यूटराइज किए हैं और उनका ही डाटा इस्तेमाल हुआ है। उसमें अगर कोई बड़ा खतरा है तो ये है कुछ ऐसे लोग जो फौत हो गए हों उनके नाम मौजूद हों, क्योंकि हम एक शहरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और फौत होने वालों की इतला नहीं देते तो उनके नाम डिलीट नहीं। लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ने अब नई मुहिम शुरू कर दी है और हाउस टू हाउस विजिट करके सारे वोटों को दोबारा वेरीफाई किया जा रहा है। उससे उम्मीद है कि जो उसमें खामी अगर कोई रह गई है तो ठीक है, खामियों को दूर होने की जरूरत है। अजहर सिद्दीक साहब, आखिरी कमेंट्स आप क्या करेंगे? क्या लगता है आपको आज इस हवाले से कानून साजी जो है वो होने जा रही है? देखिए, पाकिस्तानी को अगर आपने आगे लेकर जाना है और इलेक्शन इस्लाहत वाकई अगर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, उसमें धांधली का एलिमेंट खत्म हो जाए, तो इस मुल्क की किस्मत बदलने के हवाले से अगर मैं तो ये समझता हूँ कि यार मैं डिमांड भी करूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने अपोजिशन जमात के रहनुमाओं से या बाकी लोगों से कि ये कानून साजी एक अच्छी कानून साजी है। ये सियासी नुक्ता नजर छोड़ के एक स्टेट्समैन को सामने रखते हुए इसमें साथ दें अपनी। देखे ना, आप इसे क्या कहें, एक बहुत बड़ा वोटर का जो चंक है आप खुद अपने हाथों से खो रहे हैं। यानी अब 70 लाख से 1 करोड़ के करीब वोट जो है ओवरसीज पाकिस्तान का, वो अपने हाथ से आप खुद देने जा रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। उनकी कंट्रीब्यूशन आपको हर एक को माननी चाहिए। और वो अगर वो यानी या तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ना चाह रहे हो, हम जबरदस्ती उनको इलेक्शन धारे में लाना, उनकी डिमांड है सबकी और वो चाहते हैं सारे प्रोसेस के अंदर आना। तो मैं तो बड़ी उम्मीद रखता हूं कि ये यकीनन ये प्रोसेस जो है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एडवोकेट अजहर सिद्दीक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ काजी सलीम साबिक जॉइंट कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।